उत्तराखंड के एक गांव में कमलेश अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। कमलेश दिन की दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी एक बेटी थी, डॉली, जो हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। डॉली के बोर्ड्स एग्जाम सर पर थे, इसलिए कमलेश दिन रात मेहनत करके डॉली के स्कूल की ट्यूशन की फीस भरता। लेकिन डॉली का पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। दिन भर डॉली मोबाइल पर गेम्स खेलती या तो अपने दोस्तों से ऑनलाइन बातें करती। पूरा दिन उसका मोबाइल पर ही निकल जाता था, मानो किताब को हाथ लगाए महीनों बीत चुके थे। दिन भर मोबाइल में रहती हो, कभी तो पढ़ लिया करो। तुम्हारी माँ और मैं दिन भर मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुम हो कि दिन भर बस इस मोबाइल में पड़ी रहती हो। रिजल्ट अगर बेकार आया तो तुम्हारी और तुम्हारे इस मोबाइल की खैर नहीं। ओफो, पापा क्या आप भी सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं? आज आपको काम के लिए लेट नहीं हो रहा क्या? डॉली और कमलेश की अनबन शुरू हो गई थी और तभी उनके घर उनका लैंडलॉर्ड यानी मकान का मालिक आ जाता है। अरे भाई, कैसे हो कमलेश? तुमने पिछले 3 महीने का भाड़ा नहीं भरा है। कब तक देने का विचार है भाई? इस महीने के आखिर तक 3 महीने का भाड़ा और 15,000 डिपॉजिट लाके दे दो, वरना घर खाली कर देना, मैं बता रहा हूँ। जी हुजूर, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैं आपको 3 महीने का भाड़ा जरूर दे दूंगा, लेकिन 15,000 डिपॉजिट कहाँ से भरूंगा? ये सब मुझे नहीं पता। तुमसे अच्छा किराएदार मिल गया जो भाड़ा और डिपॉजिट दोनों ज्यादा देगा। इतना कहकर मकान मालिक वहाँ से चला गया। कमलेश और उसका परिवार निराश होकर सोचने लगे, अब क्या करेंगे हम डॉली के पापा? हमारे पास तो कोई और रास्ता भी नहीं है, ना ही कोई रिश्तेदार जिससे हम मदद ले सके। अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाग्यवान, अंधेरा नजर आ रहा है। इतना कहकर कमलेश मजदूरी करने चला जाता है। कमलेश जब दिहाड़ी करने अपने स्थान पर पहुंचता है, तब वो देखता है कि अन्य मजदूर अपना अपना सामान बांधकर वहां से जा रहे हैं। अरे पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। किस्मत बहुत खराब चल रही है। अरे क्या हुआ भैया, सारे मजदूर कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ जाएंगे? अपने अपने घर जा रहे हैं। और कहाँ? ठेकेदार ने सबको नौकरी से निकाल दिया है। उस आदमी की बात सुनकर कमलेश भागता हुआ ठेकेदार के पास पहुंच जाता है। अरे ठेकेदार साहब, हम सारे मजदूर कहाँ जाएंगे? हमारे घर में बच्चे और परिवार हैं। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने क्या जानबूझ के काम बंद किया है? जिनकी जमीन है उनका अच्छा व्यापार न होने के कारण सबको काम से निकाल दिया गया है। ठेकेदार साहब, आपके पास कोई दूसरा काम है? कृपा करके बताइए, वरना मेरा परिवार रोड पर आ जाएगा। अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, तुम्हें जाकर बाहर ही कुछ ढूंढना पड़ेगा। मुझे माफ करना। कमलेश ठेकेदार की बातों को सुनकर वहां से चला जाता है और वो रास्ते में एक मंदिर पर बैठकर सोचने लगता है, हे भगवान, अपनी बच्ची और अपने परिवार को मैं कैसे संभालूंगा? मुझे आपकी मदद चाहिए। कुछ तो रास्ता दिखाइए भगवान, मार्गदर्शन कीजिए। उसी समय एक आदमी मंदिर की तरफ परेशान भागता हुआ आता है और आकर मंदिर के पीछे छिप जाता है। उस आदमी के पीछे कई लोग पड़े हुए थे। अरे कहाँ छुप गया? बाहर आ, तेरी खैर नहीं आज तो। चलो उसे दूसरी तरफ जाकर देखते हैं। मंदिर के आगे भागते हुए मैंने देखा है। कमलेश ने उस आदमी को छुपते हुए देख उससे बात करने का फैसला किया। क्या हुआ भाई, क्या चोरी करके भागे हो जो लोग तुम्हारे पीछे आ रहे हैं? मैं कोई चोर नहीं हूँ। मेरी एक प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री है। सरकार ने उस पर रोक लगा दी है। इसी वजह से लोग मुझे मारने के लिए पीछे पड़े हैं। उनका कहना है कि हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल कर वातावरण को दूषित किया है। वातावरण को तो तुमने दूषित किया ही है। जाओ, इसमें मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर कमलेश वहां से जाने ही लगता है। तब कैलाश ने उसे आवाज लगाकर कहा, सुनो भाई, 1 मिनट रुको। क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर पर छुपा सकते हो? जैसे ही माहौल शांत हो जाएगा, मैं वापस अपने घर और दूसरा कारोबार शुरू कर दूंगा। अरे भाई, यहाँ मेरे ही परिवार के लिए घर का ठिकाना नहीं है। तुम ऊपर से अलग मेरी किस्मत में आ टपके हो।
कमलेश वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाकर पूरी बातें मधु और डॉली को बताता है। अब हम क्या करेंगे? डॉली के बोर्ड्स एग्जाम सर पर हैं। कहीं हमारे घर की तकलीफ की वजह से हमारी बच्ची फेल ना हो जाए। डॉली उस समय अपने मोबाइल पर गेम खेल रही थी और सारी बातें सुनने के बाद डॉली ने कहा, पापा क्यों ना हम प्लास्टिक का घर बनाकर वहाँ रह ले? प्लास्टिक का घर कैसे? प्लास्टिक से तो हमारा वातावरण अच्छा नहीं रहता। आज ही मेरी एक आदमी से मुलाकात हुई जिसके पीछे लोग पड़े थे। प्लास्टिक की फैक्ट्री थी उनकी। क्या आप उस आदमी को जानते हैं? क्यों ना उनके फैक्ट्री से कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स लेकर हम अपना खुद का एक घर बना ले। मैंने भी सुना है प्लास्टिक कभी नहीं सड़ता और इससे हमारे घर की तकलीफ दूर हो जाएगी और उस आदमी का कारोबार भी चलने लगेगा। अरे तुम सबकी अकल ठिकाने पर तो है? कुछ भी बोले जा रहे हो। प्लास्टिक का घर कैसे बन सकता है? घर वालों की बातें सुनकर कमलेश रात भर प्लास्टिक के घर के बारे में सोचता रहा और सुबह उठते ही वो कुछ चिप्स और बिस्किट के पैकेट्स लेकर मंदिर की ओर चला गया। कैलाश भाई, आप हो या चले गए? मैं आपके लिए कुछ वेफर्स और बिस्किट्स लेकर आया हूँ। मंदिर जाने के बाद उसने देखा कैलाश वहीं मंदिर के बगीचे की सीट पर सोया हुआ था। क्या हो गया भाई, तुम अब आ रहे हो? जब मेरी पूरी रात मच्छरों ने उल्टी सीधी कर दी तब कहाँ थे? अरे ये सब बातें छोड़िए, मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे हम दोनों के काम हो जाएंगे। क्या है, जरा मुझे भी तो बताओ। कमलेश कैलाश से सारी बातें बताता है। हमें आपकी फैक्ट्री की प्लास्टिक बोतल की जरूरत पड़ेगी। उसके अंदर मिट्टी भर के हम कई घर बना सकते हैं। इससे आपका कारोबार फिर से तेजी पकड़ लेगा और हम जैसे गरीबों की भी मदद होगी। हाँ, सोच तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये काम हम दोनों कर पाएंगे? हमें और भी तो लोगों की मदद लगेगी। उसकी आप चिंता मत करिए। मेरे साथ ही कई मजदूर हैं जिन्हें काम की जरूरत है। उन्हें आप दिन की दिहाड़ी देंगे तभी वो काम करना शुरू कर देंगे। कमलेश जाकर सारे साथी मजदूरों को ये बात बताता है और सारे ही मजदूर अपना अपना प्लास्टिक का घर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो भाइयों, इतिहास में हम अब कुछ अलग और अपना करने जा रहे हैं। हमें लगन के साथ काम करना होगा, तब हम सक्रिय होंगे। अरे लेकिन हम अपना घर बनवाएंगे कहाँ? अरे तुम सब इसकी चिंता मत करो, मेरी फैक्ट्री के पास ही बहुत बड़ी बंजर जमीन है। तुम सब अपना अपना घर वहाँ बना सकते हो। सारे मजदूरों ने प्लास्टिक के अंदर मिट्टी भर के बॉटल्स के ऊपर बॉटल रखना शुरू कर दिया और उनका घर बनने का काम शुरू हो गया। कुछ वक्त बीत गया और अब मजदूरों का घर बनकर तैयार हो गया था। लेकिन उसी समय एक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई। अरे बहुत जोर से बारिश हो रही है, लगता है हमारा प्लास्टिक का घर डूब जाएगा। डॉली बेटा जरा संभल के। पूरे गांव में पानी भर गया है, कहीं हमारे घर के अंदर भी ना आ जाए। प्लास्टिक के मजबूत होने की वजह से पानी घर में नहीं आ सका। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। हमारा घर बच गया, हुर्रे! सारे मजदूर और उनका परिवार मिलकर जश्न मनाने लगते हैं। तभी डॉली वहाँ पर आकर कहती है, पापा ये देखिए, मेरा आज का रिजल्ट आ गया और मैं फर्स्ट आई हूँ, पता है? कमलेश और उसका परिवार ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। एक प्रसिद्ध शहर के इलाके में बहुत सारे रिक्शा वाले पवन के लिए काम करते हैं। पवन के पास बहुत सारे रिक्शा हैं। उसने बहुत सारे ड्राइवरों को काम पर रखा है। ये लोग दिन भर रिक्शा चलाते हैं और शाम को सारे पैसे पवन सेठ को दे देते हैं। आज के कितने पैसे हुए? मालिक, आज 1000 रुपए हुए हैं। सुबह से रिक्शा चला रहे हो और सिर्फ 1000 रुपए लेकर लौटे हो। कम से कम 2000 तो लेकर आते। अगर यही हाल रहा तो मैं तुम्हारी तनख्वाह भी आधी ही दूंगा। साहब, मैंने तो दिन भर जी तोड़ मेहनत की थी, पर इतने ही पैसे जुटा पाया। आजकल एसी बस शुरू हो गई है, इसलिए अब ज्यादातर लोग एसी के बस से ही सफर कर रहे हैं। बहाने मत बनाओ,
मुझे तो लगता है कि तुम कुछ पैसे अपनी जेब में डाल लेते हो और मुझसे झूठ कहते हो कि इतनी ही कमाई हुई है। नहीं साहब, मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। मैंने कभी भी आपके साथ बेईमानी नहीं की है। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे ईमानदार लोगों को। तुम लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। सच कह रहा हूँ साहब, एसी बस के आ जाने से बहुत सारे लोग उसी से सफर कर रहे हैं। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद चलकर देख लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, पर मुझे कल से 2000 रुपए डेली चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें काम पर से निकाल दूंगा। ठीक है मालिक, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मुझे पैसे चाहिए। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। अपने मालिक से बेवजह डांट सुनने के बाद रिक्शा वाला वहाँ से चला जाता है। इस तरह से पवन सेठ सभी रिक्शा वालों को भला बुरा सुनाता है। सभी रिक्शा वाले चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। पता नहीं मालिक हमें इतना क्यों डांटते हैं। हम लोग तो दिन भर मेहनत करते हैं, अब ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते तो इसमें हमारा क्या दोष है। रिक्शा लेकर काम पर चले जाते हैं और दिन भर रिक्शा चलाकर जमा हुए पैसे पवन सेठ के पास देने के लिए जाते हैं। आज तो पूरे पैसे लाए हो ना, या आज भी 1000 ही लाए हो? साहब, आज मैंने ना सुबह का नाश्ता किया ना दिन को खाना खाया। भूखा प्यासा काम कर रहा था, फिर भी 1500 रुपए ही जमा हो पाए हैं। लगता है मुझे नए लोगों को काम पर रखना ही पड़ेगा। तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, कल से पूरे 2000 रुपए लेकर आना। साहब, महंगाई बहुत बढ़ गई है और आप हमें पूरे महीने के सिर्फ 8000 रुपए देते हैं। इसमें हमारे परिवार का ठीक से खर्चा नहीं चल पाता। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो, मैं सारे पैसे तुम्हें ही दे दूं? मुझे तो तुम्हारी नीयत पहले से ही खराब लग रही थी। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। पवन सेठ गुस्से में सभी रिक्शा वालों को काम पर से निकाल देता है, जिससे सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। पता नहीं अब हम लोग अपने घर का खर्च कैसे चलाएंगे। हमें तो रिक्शा चलाने के अलावा दूसरा कोई काम भी नहीं आता। सारे रिक्शा वाले नए काम की तलाश करने लगते हैं, पर पढ़े लिखे न होने की वजह से उनको कोई दूसरा काम नहीं मिलता है। दूसरी तरफ एक इलाके में एक कूड़े वाला है जो कूड़े से सभी प्लास्टिक की बोतलों को चुनता है। जब से पानी भी प्लास्टिक की बोतल में आने लगी है, तब से बहुत सारी प्लास्टिक की बोतल मिलने लगी है। मेरा तो फायदा ही हो रहा है इन बोतलों से। कूड़े वाला भी दिन भर मेहनत करके प्लास्टिक की बोतलों को चुनता है और अपनी गली के पास सभी बोतलों को इकट्ठा करता है। पूरे महीने बोतलों को इकट्ठा करते करते उसके पास प्लास्टिक की बोतलों का एक बहुत बड़ा ढेर जमा हो जाता है। इतनी सारी बोतलें बेचकर तो बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। अब मैं अच्छे से एक बड़ा घर किराए पर ले सकता हूँ। कूड़े वाला प्लास्टिक की बोतलों को अपने थैले में जमा करके घर के लिए आ रहा होता है कि तभी उसकी नजर रिक्शा स्टैंड पर खड़े रिक्शा वालों पर पड़ती है। वो उनके पास जाता है। क्या हुआ भाइयों, आज काम पर नहीं गए? और आपका तो रिक्शा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्या हुआ? क्या बताएं भाई, हमारे मालिक ने हमको काम से निकाल दिया है। अब हम लोगों के पास कोई काम नहीं है। तुम लोग नया रिक्शा किराए पर लेकर काम शुरू क्यों नहीं कर देते? भाई, हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि हम किराए पर रिक्शा ले सकें। बिना काम के तुम लोगों के घर का चूल्हा कैसे जलेगा? बच्चे भूखे सो रहे होंगे। इससे भी बुरा हाल है भाई। सच कहूँ तो 2 दिन से ठीक से खाना तक नहीं खाया है। बच्चों तक को भी भरपेट खाना नसीब नहीं हो रहा है। रिक्शा वालों की ये हालत देखकर कूड़े वाले को उन पर बहुत दया आती है और वो उनकी मदद करने के बारे में सोचता है। भाई, मेरे पास ना बहुत सारी प्लास्टिक की बोतल जमा है, हम लोग मिलकर उनसे रिक्शा बना सकते हैं। कूड़े वाला सभी रिक्शे वालों को अपने घर के पास ले जाता है, जहाँ पर उसने प्लास्टिक की बोतलों का ढेर लगाया हुआ है। पर भाई, ये तो तुम्हारी रोजी रोटी है। अगर तुम ये बोतलें हमें दे दोगे तो तुम अपना गुजारा कैसे करोगे? अरे मैं तो अकेला रहता हूँ, मेरी चिंता छोड़ो और अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचो। मैं तुम्हारे छोटे भाई जैसा ही हूँ।
तुम्हारा चूल्हा जलेगा तो मेरी भी भूख मिट जाएगी। कूड़े वाला और सभी रिक्शा वाले मिलकर प्लास्टिक की बोतलें जोड़कर रिक्शा बनाना शुरू करते हैं। दिन रात कड़ी मेहनत करके ये लोग बहुत सारे रिक्शा बनाकर तैयार कर देते हैं। चलो देवी माँ के मंदिर से चाबियाँ लेकर आते हैं, उनके आशीर्वाद से हमारे रिक्शा अच्छे से चलेंगे। अब इनके पास सभी रिक्शा वालों के लिए एक एक रिक्शा बनकर तैयार हो जाती है। सभी रिक्शा वाले देवी माँ के मंदिर में जाते हैं और पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद सभी देवी माँ की मूर्ति के नीचे रखी चाबियाँ लेते हैं और उन जादुई चाबियों से अपना अपना रिक्शा स्टार्ट करते हैं। भाइयों, ये रिक्शा तो हमारे पहले वाले रिक्शा से भी तेज और मजबूत लग रहा है और इसमें हमें गैस भरवाने की भी जरूरत नहीं है। कम से कम गैस का पैसा तो बच ही जाएगा। अब सभी रिक्शा वाले अपने रिक्शा के मालिक खुद थे। जब इनका मन करता ये रिक्शा चलाते और थक जाने के बाद ये आराम करते। साथ ही इनका प्लास्टिक रिक्शा बहुत तेज चलता, जिससे सभी सवारियां जल्दी से अपने घर पहुंच जाती। अब हम अच्छे पैसे कमाने लगे हैं, इसीलिए हमें कूड़े वाले भाई की मदद करनी चाहिए। सभी रिक्शा वाले कुछ पैसे लेकर कूड़े वाले के पास जाते हैं। ये लो भाई, ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो। इसकी क्या जरूरत थी भाइयों, मैं तो कूड़ा बीन कर अपना गुजारा कर ही रहा था। तुमने महीनों की मेहनत से जमा की हुई प्लास्टिक की बोतलें हमें दे दी। हमारी इस कमाई पर तुम्हारा भी हक है, इसीलिए आज से हर दिन हम लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा तुम्हें भी देंगे। अब हर रिक्शा वाला अपने जादुई प्लास्टिक बॉटल रिक्शा से जो भी पैसे कमाते उसका कुछ हिस्सा शाम को आकर कूड़े वाले को देते, जिससे दोनों का अच्छा गुजारा हो जाता। जल्दी ही अपने प्लास्टिक बॉटल रिक्शा से सभी रिक्शा वाले और कूड़े वाले अच्छे पैसे कमाकर अमीर बन जाते हैं और अपने लिए अच्छा घर खरीदने के साथ साथ दूसरे जरूरतमंद लोगों की भी मदद करते हैं। श्रीरामपुर गांव में जमींदारों का राज था। उनमें से सबसे बड़ा जमींदार था ठाकुर। ठाकुर के पास गांव की कई सारी खेत थी और उनमें से ज्यादातर जमीन उसने किसानों को मजबूर करके हड़पी थी। अब ठाकुर की नजर गरीब दयानंद के खेतों पर थी। वो दयानंद के पास गया। दयानंद, तुम्हारी तो बस एक ही लड़की है, कोई बेटा नहीं है और बेटी भी शादी की उम्र की हो ही गई है। जी ठाकुर साहब, तो मेरा सुझाव होगा कि तुम बेटी का ब्याह कर ही दो और अगर लेने देने में जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे खेत खरीद लूंगा। ठाकुर साहब, मेरे खेत मेरे जीने का सहारा है। मैं ये खेत कैसे बेच सकता हूँ, पर अगर कभी जरूरत आन पड़ी तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा। ठीक है। उस वक्त ठाकुर वहाँ से चला गया, पर वो सोच रहा था कि कैसे वो दयानंद को विवश करे ताकि वो अपने खेत बेच दे। बहरहाल कुछ दिन बीत गए। दयानंद की बेटी के लिए एक रिश्ता आया। लड़के को लता पसंद थी और लता को भी वो लड़का पसंद था, पर अब दयानंद सोच में पड़ गया। उस रात वो घर के बाहर परेशान बैठा था। क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटा, तुझसे कहाँ कुछ छुपा है। तू तो जानती ही है कि मेरी स्थिति कैसी है। अब तेरी शादी का खर्च मैं कैसे उठाऊं, यही मैं सोच रहा हूँ। बाबा, आप मेरी शादी कुछ महीने के लिए रोक दीजिए। हम दोनों मिलकर टमाटर की खेती करेंगे। उससे जो पैसे आएंगे उसे मेरी शादी पर खर्च कर देंगे और आप पर कोई बोझ नहीं आएगा। ये तूने बहुत अच्छी बात कही बेटा। मुझे ये क्यों नहीं सूझा? क्योंकि आप समस्या देख रहे थे और मैं समाधान। ठीक है, कल ही मैं टमाटरों के बीज लेकर आता हूँ शहर से। तब तक मैं खेतों को तैयार करती हूँ। ठीक है। अगले दिन दयानंद शहर से टमाटर के बीज ले आया और यहाँ लता खेतों में बैलों के साथ जुताई का काम कर रही थी। अरे वाह, तूने तो काफी खेत जोत दिए बेटा। हाँ, आपसे ही सीखा है। आखिर मैं भी तो किसान ही हूँ ना। एक ओर ये बाप बेटी अपने खेतों में खुश थे, वहीं दूसरी ओर ये खबर ठाकुर के कानों में पड़ी।
ठाकुर साहब, दयानंद ने आज टमाटर के बीज खरीदे हैं। इस साल टमाटर के दाम बहुत ऊंचे हैं। अगर दयानंद टमाटर की खेती कर पाया तो उसे अच्छे पैसे मिल जाएंगे और उससे खेत बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। तुम लोग अभी जाओ और उसके खेतों की ओर जाने वाली नहर को रोक दो। जब खेतों तक पानी ही नहीं पहुंचेगा तो टमाटर की खेती कैसे होगी? और फिर तो दयानंद को अपने खेत मुझे बेचने ही होंगे। ठाकुर के आदमियों ने नहर का रुख मोड़ दिया। अब पानी दयानंद के खेतों तक पहुंच ही नहीं रहा था। वो बेचारा परेशान अपने खेत में बैठा हुआ था। क्या हुआ बाबा, आज फिर से आप परेशान हैं? उस बदमाश ठाकुर ने नहर का रुख मोड़ दिया है। अब हमारे खेतों तक पानी कैसे आएगा? और पानी के बिना टमाटरों की खेती कैसे होगी? वो ठाकुर किसी भी हाल में हमारे खेतों को खरीदना चाहता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तू करेगी क्या? बाबा, लगता है आप भूल गए। मैंने कृषि विज्ञान सीखा है। मैं कम पानी में भी खेती कर सकती हूँ। वो कैसे? हमें ढेर सारी प्लास्टिक की बोतल चाहिए। अभी ले आते हैं, चल। दयानंद और लता कबाड़ी की दुकान पर गए। तुम्हारे पास जितनी प्लास्टिक की बोतल है हमें दे दो। ये रही काका, 400-500 बोतल होगी। अच्छा है। लेकिन काका, आप इन बोतल्स का क्या करोगे, बताओ? बेटा, वो तो मुझे भी नहीं मालूम क्या करेंगे। जो भी करेगी ये करेगी, यही करने वाली है। दयानंद ने कबाड़ी को पैसे दिए और सारी बोतल ले ली। फिर दयानंद और लता हार्डवेयर की दुकान पर गए। मुझे पतला वाला प्लास्टिक पाइप चाहिए। दयानंद के खेत देखने कई गांव वाले आए। दयानंद ने हार्डवेयर वाले को पैसे दे दिए और पाइप और बोतल लेकर दोनों खेत पर पहुंचे। खेत पर लता ने बोतलों की ढक्कनों में छेद किए और पाइप को उससे जोड़ दिया और इस बोतल को लेकर एक लकड़ी के साथ बांध दिया। ये क्या है बेटा? बाबा, ये प्लास्टिक बोतल इरिगेशन सिस्टम है। मतलब? हमने जहाँ जहाँ बीज बोई है उसके पास हम एक एक बोतल लगाएंगे। हमें बस रोज ये बोतल पानी से भरनी होगी और धीरे धीरे पानी अपने आप जड़ों तक पहुँचने लगेगा। क्या ये काम करेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल करेगा। ठीक है, इन बोतल्स ने तो पानी की सिंचाई करने की झंझट भी कम कर दी। हाँ, और पानी की लागत भी कम हो जाएगी बाबा। अब कम पानी में अच्छी खेती होगी। अच्छा है मेरी होशियार गुड़िया। दयानंद के खेतों में लगी बोतल ठाकुर के नौकरों ने भी देख ली। ठाकुर खुद ये देखने के लिए आया। अरे ई हमारी समझ के बाहर है। वो लोग बोतल में पानी भरते हैं बस। मुझे नहीं लगता है कि बोतल के पानी से टमाटर उग पाएंगे। हमें इंतजाम करना चाहिए। 2 महीने बीत गए और दयानंद के खेतों में टमाटर ही टमाटर थे। अरे वाह लता, तेरा ये आइडिया तो काम कर गया। करेगा ही ना। दयानंद के खेत देखने कई गांव वाले आए। लता ने ये सिंचाई का तरीका गांव वालों को भी समझाया। अरे बेटा, अब हमें ठाकुर के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। वो हमारे खेतों का पानी रोककर हमें खेत बेचने पर मजबूर करता है। मैं जानती हूँ बाबा, पर अभी हम में से कोई भी ठाकुर के आगे नहीं झुकेगा और ये खेत हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। लता के इन शब्दों ने गरीब किसानों को साहस दिया। टमाटर की फसल बेचकर जो पैसे आए उससे लता की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और फिर गांव के हर खेत में प्लास्टिक बोतल से सिंचाई का तरीका दिखने लगा। ठाकुर अब चाहकर भी किसी के खेत हथिया नहीं पाया। दुर्गापुर एक बहुत ही खुशहाल गांव था। गांव के भीतर ताप्ती नदी बहती थी। इस नदी के बीचों बीच एक छोटा सा टापू था जिस पर देवी माँ का मंदिर था। गांव वाले नाव की मदद से मंदिर में दर्शन करने जाते थे। इस गांव में कई अच्छे लोग थे। उनमें से एक था सेठ जयंती लाल। जयंती लाल बहुत ही दयावान था। वो अक्सर गरीबों को दान दिया करता था। ये लीजिए माँ जी, और अगर आपको भूख लगी है तो सीधे सीधे मेरे घर आ जाइए। भगवान तेरा भला करे बेटा।
तेरे जैसे अच्छे लोगों की वजह से आज हम जैसे गरीब जिंदा हैं। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। जयंती लाल की अच्छाई पूरे गांव में मशहूर थी। जयंती लाल के 3 बेटे थे, संदीप, प्रदीप और जयदीप, और तीनों मस्तीखोर थे। कभी कभी वो किसी के कपड़े छुपा दिया करते थे। अरे मेरे कपड़े, अरे नालायकों, कपड़े छोड़ दो। आज तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी शिकायत करूंगा। पहले तुम पानी से बाहर तो निकल कर दिखाओ। तीनों कपड़े लेकर भाग गए और दिन भर गांव में खेलते रहे। इस गांव में एक अनाथ बच्चा रहता था, हरि। प्रदीप, संदीप और जयदीप उसके दोस्त थे। ये तीनों अक्सर उसे खाने की चीजें दिया करते थे। देख, माँ ने कल लड्डू बनाए थे, मैं तेरे लिए भी लाया हूँ। धन्यवाद दोस्त। दिन भर तीनों हरि के साथ खेलते रहते। शाम को जब तीनों भाई घर लौटे तो देखा कि वो आदमी उनके घर पर ही बैठा था। सेठ जी, आपके तीनों बेटे थे, तीनों ने मेरे कपड़े चुरा लिए। अब आप ही इन तीनों को सजा दीजिए सेठ जी। जयंती लाल ने अपनी छड़ी उठाई और तीनों की पिटाई शुरू कर दी। तभी उनकी माँ शांति वहाँ पहुँची। जब देखो मेरे बच्चों को मारते रहते हो। अब क्या कर दिया इन लोगों ने जो इतनी पिटाई कर रहे हो? ये नालायक इन भाई साहब के कपड़े चुराकर भाग गया, वो भी नदी से। तुम्हें हंसी आ रही है और मेरी इज्जत डूब रही है इन नालायकों की वजह से। तुम ही हो जो इन तीनों को बिगाड़ रही हो। जयंती लाल वहाँ से गुस्से में चला गया और वो आदमी भी चला गया, और फिर शांति अपने बच्चों को अंदर लेकर चली गई। अगले दिन तीनों भाई घर से बाहर निकले। भैया, क्या हम मंदिर जाएं आज? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और अगर पिताजी को पता चला तो वो हम तीनों को फिर से पिटाई करेंगे। अरे उन्हें कौन बताएगा, बोलो, हम चुपचाप मंदिर जाकर लौट आएंगे। ठीक है। तीनों भाई नदी के किनारे पहुँचे और वहाँ से एक नाव में चप्पू चलाकर वो तीनों मंदिर के टापू पर पहुँचे। आज पूरा दिन यहीं खेलेंगे, पिताजी को कोई शिकायत भी नहीं कर सकता। हाँ। बच्चे टापू पर खेलने लगे। कुछ देर बाद अचानक बरसात शुरू हो गई। तीनों भाई बरसात में भी खेल रहे थे। उनको खतरे का अंदाजा नहीं था। कुछ घंटे बीते और तब तक बरसात थमी नहीं। लगातार जोरों की बरसात के कारण गांव में पानी भरने लगा था। सेठ जयंती लाल परेशान हो गया। वो और उसके नौकर तीनों बच्चों को ढूंढने बाहर निकले। रास्ते में मिलने वाले सभी लोगों से वो पूछ रहे थे, क्या आपने संदीप, प्रदीप और जयदीप को देखा है? नहीं बेटा। वो यही पूछते पूछते गांव की नदी के पास आ गए। वहाँ एक मांझी से पूछा, वो लोग सुबह नदी के उस पार मंदिर में गए तो थे, पर लौटे या नहीं वो मुझे नहीं पता। हे भगवान, इतना तेज तूफान में वो लोग मंदिर के टापू पर हैं। हमें उन्हें बचाना होगा। पर मालिक, बरसात की वजह से सारी नाव नदी में बह गई है और एक दो जो यहाँ है वो भी बेकार हैं। अब मैं क्या करूं? हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो। ये सब अनाथ हरि सुन रहा था। वो तीनों उसके दोस्त थे। हरि उन तीनों को बचाना चाहता था। काका, फिक्र मत कीजिए, मैं उन तीनों को सुरक्षित ले आऊंगा। पर कैसे बेटा, कैसे? हरि ने उन्हें अपने झोले में जमा की प्लास्टिक की बोतल दिखाई। मुझे और बोतल चाहिए। जयंती लाल ने नौकरों को बोतल लाने के लिए भेज दिया। हरि सारी बोतलों को एक साथ बांधने लगा। ऐसा करते करते उसने एक प्लास्टिक की बोतल की नाव तैयार कर ली। पास पड़े एक चप्पू की मदद से वो नदी को पार करने लगा। हरि उस नाव में मंदिर के टापू पर पहुंचा और हरि को देखकर तीनों भाई उसकी नाव में आ गए। हम कब से मदद का इंतजार कर रहे थे। अब मैं आ गया हूँ ना, हम सब सुरक्षित गांव पहुंच जाएंगे। हरि ने वापस चप्पू चलाया और प्लास्टिक बोतल की नाव गांव की ओर चल पड़ी। जल्दी वो गांव पहुंच गए। जयंती लाल और उसके परिवार ने राहत की सांस ली। जयंती लाल की पत्नी ने अपने बेटों को गले से लगा लिया। हरि बेटा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अगर आज तुम नहीं होते तो ना जाने मेरे बच्चे किस हाल में होते। धन्यवाद तुम्हारा,
बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं काका, सब सुरक्षित हैं, यही काफी है। तभी शांति हरि के पास आई। तू बहुत बहादुर है हरि। तूने अपनी जान की फिक्र किए बिना मेरे बच्चों की जान बचाई। अब से तू अनाथ नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ और आज से तू हमारे परिवार का हिस्सा है। जयंती लाल को शांति की ये बात अच्छी लगी और उसने भी हरि को गले से लगा लिया। इस दिन के बाद हरि को परिवार मिल गया और जयंती लाल के अब 4 नटखट बेटे थे, संदीप, प्रदीप, जयदीप और हरि। हरि ने अपनी जान जोखिम में डालकर तीनों की जान बचाई थी। इस कहानी ने साबित कर दिया कि दिल के रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत होते हैं।